Hello guys, welcome to my channel Interesting Biology, and today I will teach you about chapter number 2 named as Sexual Reproduction in Flowering Plants. Hello guys, how are you all? I hope so you all are fine. So let's start the video. From post-fertilization. The events that occurs in flower after double fertilization are called as post-fertilization events. जैसा कि आपने इसके नाम में ही पढ़ा होगा, पोस्ट मीन्स किसी भी इवेंट का बाद में होना, उसको कहा जाता है पोस्ट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे। जितने भी डेवलपमेंट या डिवीजन किसी भी एम्ब्रियो के अंदर होगा आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, उसी को उसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। These includes the development of endosperm and embryo and the maturation of ovule. इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म बना था उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, एंड द एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा, एंड द मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, और ओव्यूल किस तरीके से मैच्योर होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म में जब डेवलपमेंट होता है उसके साथ कंटिन्यूसली एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट होता रहता है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक टिश्यू। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है वो रिपीटेडली क्या होता है, डिवीजन होता रहता है उसके अंदर, और वो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक टिश्यूज बनाती है। The cells of this tissue are filled with reserve food materials and are used for the nutrition of the developing embryo. जो सेल होती हैं इस टिश्यू की, कौन से टिश्यू की, जो एंडोस्पर्मिक टिश्यू है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल्स से फिल्ड रहती हैं। रिजर्व मीन्स उसके अंदर फूड स्टोर्ड रहता है, एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो उसको न्यूट्रिशन की तरह यूज़ कर लेता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द PEN मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, जिसके अंदर 3 एक जैसे न्यूक्लियस होते हैं, 3N triploid, undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. कुछ एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट्स ऐसे होंगे जिसके अंदर जो PN है, PEN, इसके अंदर बहुत सारे रेगुलर डिवीजन होते हैं। सक्सेसिव मीन्स 1 by 1, ऐड, जब हम किसी चीज़ में ऐड कर देंगे 1 को तो सक्सेसर बोलते हैं उसको। तो उसी तरीके से सक्सेसिव डिवीजन मीन्स 1 by 1 उसके अंदर डिवीजन होता रहेगा और वो फ्री न्यूक्लियाई को बनाता रहेगा। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म। जब इस तरीके की डेवलपमेंट किसी भी एंडोस्पर्म में होती है तो उसको कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर इट cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular. इसके बाद इसके सेल वॉल बन जाती है इसके ऊपर, और जो एंडोस्पर्म है उसको हम सेल्यूलर कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म अब सेल्यूलर बन गया है। The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. जो फ्री न्यूक्लियाई का नंबर है, फ्री न्यूक्लियाई मीन्स जितने भी उसने सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन के बाद न्यूक्लियाई बनाई उनको कहा गया है कि नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। जो कि सेल्यूलराइजेशन मीन्स डेवलपमेंट जब उसके अंदर हुआ सेल का, वो वेरीज करते हैं। वेरीज मतलब उनमें वेरिएशन आता है, नंबर्स में उनका कितना भी वेरिएशंस हो सकता है। इसका एग्जांपल है कोकोनट। जो आप कोकोनट देखते हैं उसके अंदर जो कोकोनट मिल्क है उसके अंदर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो उसके अंदर कौन सा डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डिवीजन होता है। ओके, so the next point is the coconut water from tender coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm. जो आप कोकोनट वाटर देखते हैं कच्चे नारियल के अंदर, जिससे कि आप सभी फेमिलियर भी हैं, यानी आप सभी जानते हैं उसके बारे में, तो वो जो वाटर है वो कुछ नहीं होता बट क्या होता है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स होते हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई से मिलकर बनते हैं, एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और जो वाइट पोर्शन होता है
वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होते हैं, जो उसके चारों तरफ सेल्स ग्रो कर जाती हैं, वो होती है वाइट पोर्शन उसका। नेक्स्ट पॉइंट इज एंडोस्पर्म मे बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो एंडोस्पर्म है उसको कोई भी डेवलपिंग एम्ब्रियो कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है, यानी उसमें एंडोस्पर्म हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल पी, मटर, ग्राउंडनट, मूंगफली और कुछ बीन्स। बिफोर सीड मैच्योरेशन, सीड के मैच्योर होने से पहले ही एंडोस्पर्म को कोई भी एम्ब्रियो कंज्यूम कर लेता है। उसके एग्जाम्पल्स पी, ग्राउंडनट, बीन्स हैं। और इट मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। और कुछ केसेस में ऐसा होगा कि जो आपका एंडोस्पर्म है वो रहेगा सीड के अंदर, मैच्योर सीड के अंदर उसकी प्रेजेंस पाई जाती है, जैसे कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया। एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, और वो जो बचा हुआ एम्ब्रियो है वो सीड जर्मिनेशन के टाइम पर भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट जाइगोट से ही होता है, तो जो एम्ब्रियो है वो माइक्रोपाइलर रीजन में उसका डेवलपमेंट होता है और इनसाइड द एम्ब्रियो सैक के अंदर वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहाँ पर जाइगोट सिचुएटेड रहता है। मोस्ट ऑफ जाइगोट्स डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। कुछ जाइगोट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिवीजन तब होगा जब कुछ अमाउंट एंडोस्पर्म की फॉर्म हो जाएगी। दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये अडेप्टेशन इसलिए आती है क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन भी ले लेता है एंडोस्पर्म से, तो इसी वजह से ये अडेप्टेशन आती है कि कुछ पार्ट एंडोस्पर्म का एम्ब्रियो से पहले बन जाता है। सो टू गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, उससे न्यूट्रिशन लेने के लिए। The early stages of embryo development are similar in both monocotyledons and dicotyledons। जो earlier stages होती हैं, यानी जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो के अंदर, वो दोनों स्टेजेस में, चाहे वो मोनोकोटिलिडोनस प्लांट है या फिर वो डाइकोटिलिडोनस प्लांट है, उन दोनों में अर्लियर स्टेजेस एम्ब्रियो डेवलपमेंट की सिमिलर होती है। In this figure of NCERT book, it shows that stages of embryogeny means early stages of embryo development। आपको आपकी बुक के अंदर पेज जो फिगर नंबर 2.13 है उसके अंदर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसके अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट शो हुआ है, जो मैंने आपकी इसमें नोटबुक में नोट्स में आपको दिखाया हुआ है। इसके अंदर क्या होगा, डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स के अंदर डिवीजन किस तरीके से होता है या किस तरीके से वो डेवलपमेंट करता है स्टेज बाय स्टेज, उसका डायग्राम है। द जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो। सबसे पहले वो प्रो एम्ब्रियो बनाता है, उसके बाद ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो बनाता है एंड आफ्टर इट हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड देन इट्स अ कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो। अब आपको डायग्राम देखने की ज़रूरत है। इसके अंदर जो ये डायग्राम है ये हमने पहले भी आपको समझाया था। इस डायग्राम में क्या है, ये जाइगोट है कंप्लीटली। इसके अंदर दो डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स होते हैं, एक जाइगोट होता है 2n जिसके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये PEN3N यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और यहाँ पे डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स पाए जाते हैं जो कि डीजेनरेट हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, डिवीज़न होता रहेगा इसमें और ये जाइगोट फॉर्मेशन करेगा। डिवीज़न के बाद इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो की बन जाती है, जिसमें क्या होगा, जो सस्पेंसर सेल्स है यहाँ, ये सस्पेंसर सेल बनती है और ये सस्पेंसर सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट एम्ब्रियो को पुश कर देती है एंडोस्पर्म में। जो एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म में पुश कर दिया जाता है बाय द सस्पेंसर सेल्स, और ये सस्पेंसर सेल्स जो होती हैं वो 6 से 10 हो सकती हैं काउंटिंग में। आफ्टर इट इसके अंदर फिर और ज़्यादा डिवीज़न होगा। डिवीज़न होने के बाद ये हार्ट शेप का एम्ब्रियो बन जाता है और आफ्टर फर्दर डिवीज़न इस एम्ब्रियो के अंदर डिवीज़न कंप्लीट होने के बाद ये मैच्योर एम्ब्रियो बना लेता है। तो इसके अंदर 2 कोटिलिडोन्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये डाइकोटिलिडोनस प्लांट का एम्ब्रियो है। नेक्स्ट
अब मैं आपको डाइकोटिलिडोनस और मोनोकोटिलिडोनस के बीच डिफरेंस बताऊंगी। तो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर 2 डायग्राम्स दिए हुए हैं, उनके अंदर आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको इसका थ्योरेटिकल डिफरेंस बता देती हूँ। A typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis and 2 cotyledons। तो इसके जो डाइकोटिलिडोनस एम्ब्रियो होता है, इसके अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 कोटिलिडॉन्स होते हैं। इसके अंदर आप इसके नाम से पहचान सकते हैं, इसके अंदर अगर डाई आता है तो मतलब 2 कोटिलिडॉन्स, इफ मोनो अगर मोनो होगा तो उसका मतलब कोटिलिडॉन सिर्फ 1 होगा। Next is the portion of embryonal axis above the level of cotyledon is the epicotyle। तो कोटिलिडोन वाले पोर्शन से जो ऊपर का लेवल होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर, उसको कहा जाता है एपिकोटाइल, which terminates with the plumule और stem tip, जो कि प्लूम्यूल के पास जाकर के ख़त्म हो जाती है। तो हम सिंपली एक लैंग्वेज में कह सकते हैं कि प्लूम्यूल और कोटिलिडोन के बीच की जो जगह होती है, बीच का जो पोर्शन होता है, उसको हम एपिकोटाइल कहते हैं। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडॉन्स इज हाइपोकोटाइल दैट टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप। तो जो रूट टिप और इस प्लूम्यूल के बीच का जो पोर्शन होता है, उसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। द रूट इज कवर्ड विद अ रूट कैप, और जो रूट होती है उसके ऊपर एक रूट कैप लगी हुई होती है। अब हम पढ़ेंगे मोनोकोटिलिडोनस एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलिडोनस possesses only 1 cotyledon। In the grass family, the cotyledon is called as scutellum that is situated toward one side of embryonal axis। तो मोनोकोटिलिडोनस जो होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही कोटिलिडोन पाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मोनो मीन्स 1। इन द ग्रास फैमिली द कोटिलिडोन इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। तो जो ग्रास फैमिलीज होती हैं उसके अंदर हम कोटिलिडोन को स्क्यूटेलम कहते हैं। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक एंड पर प्रेजेंट होती है। अब आप कंफ्यूज होंगे, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस कहीं लेवल तो नहीं है, लेकिन ये है क्या चीज़? तो एम्ब्रियोनल एक्सिस एम्ब्रियो का एक डिवीजन है, जिसमें उसका एक तो रूट पोर्शन आ जाता है, एक में उसका शूट पोर्शन आ जाता है, इसलिए उसको हम उसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। Next point is, at its lower end, the embryonal axis has the radicle and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza। जो इसके अंदर प्रेजेंट एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, उसका जो लोअर एंड है, उस लोअर एंड के पास क्या प्रेजेंट होती है? रेडिकल प्रेजेंट होती है और रूट कैप होती है, विच इज़ एनक्लोज्ड इन एन, एनक्लोज्ड मीन्स जो कि कवर्ड अप रहती है या किसी चीज़ के अंदर होती है, इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ। अनडिफरेंशिएटेड मीन्स नॉट डिविजिबल, जो डिवाइड नहीं होती। शीथ मीन्स कवरिंग, कॉल्ड एज कोलियोराइजा, उसका नाम होता है कोलियोराइजा। कोलियोराइजा के अंदर ये क्या होती है? कंप्लीटली कवर्ड होती है, इनक्लोज्ड होती है रेडिकल और रूट कैप। Next is the portion of embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyle। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव लेवल होता है, जहाँ स्क्यूटेलम की अटैचमेंट होती है, उससे ऊपर एपिकोटाइल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, एपिकोटाइल हैज़ अ शॉर्ट अपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्रीमोर्डिया enclosed in a hollow foliar structure called कोलियोप्टाइल। इसके अंदर क्या होगा? जो ये एपिकोटाइल होता है, इसके पास एक शूट एपेक्स होती है। शूट मीन्स किसी का भी स्टेम पोर्शन, और एपेक्स मीन्स उसका टॉप, एंड अ फ्यू लीफ प्रीमोर्डिया enclosed इन अ होलो फॉलियर स्ट्रक्चर। उसके अंदर क्या है? प्रीमोर्डिया। प्रीमोर्डिया एक ऐसा टिश्यू होता है जो अर्लीस्ट डेवलपमेंट स्टेज होती है, उसको प्रीमोर्डिया कहते हैं। तो इसके अंदर कुछ लीफ ऐसी होती हैं जो कि अपनी अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में होंगी, विच आर एनक्लोज्ड इन अ होलो फॉलियर स्ट्रक्चर सिलोप्टाइल। तो जो मैंने आपको बताया था, जो फ्यू लीफ ऑफ प्रीमोर्डिया है, प्रीमोर्डिया यानी कि टिश्यू इन अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वो किसके अंदर होती है? होलो फॉलियर स्ट्रक्चर। होलो फॉलियर स्ट्रक्चर होती है कि ग्रास की ग्रोथ होने वाली है, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर इस तरह की
लीफ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उसके अंदर पाई जाती हैं और उसको कहा जाता है सिलोप्टाइल। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी डायग्रामेटिकली इनके बीच का डिफरेंस। जो फर्स्ट डायग्राम है इसके अंदर एक डाइकोट एम्ब्रियो। इस डाइकोट एम्ब्रियो में आप देख रहे होंगे ये 2 पोर्शंस हैं। ये 2 पोर्शंस इसका मतलब है इसके अंदर ये 2 कोटिलिडोन्स हैं। तो कोटिलिडोन्स और प्लूम्यूल के बीच का जो पोर्शन है उसको इसने एपिकोटाइल बोला। फिर एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के बीच आता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच आती है हाइपोकोटाइल। और इसमें इसने कहा था कि जो रेडिकल पोर्शन होता है इसके ऊपर एक रूट कैप भी पाई जाती है। तो अगर डाइकोटिक एम्ब्रियो आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना है जिसके अंदर 2 कोटिलिडोन्स होते हैं। नेक्स्ट डायग्राम इज ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो ऑफ ग्रास। ग्रास का जो एम्ब्रियो होता है उसको मोनोकोट एम्ब्रियो बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें पता लगा था कि जो कोटिलिडोन्स होते हैं उसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, कोटिलिडोन नहीं कहते। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब ये मोनोकोट एम्ब्रियो है। इसके अंदर इसने हमें बताया था कि सिलोप्टाइल पोर्शन होता है, यहाँ से लीव्स निकलती हैं। जो ग्रास के अंदर डेवलपमेंट होगा तो जो लीफ बाहर निकलेगी वो इस पोर्शन से निकलती हैं। इसके अंदर एक शूट एपेक्स होती है। शूट एपेक्स यानी कि जो स्टेम वाला पोर्शन है उसका सबसे टॉप रीजन जो होता है। लास्ट वाला जो पोर्शन इसने कहा था कि इसका नाम होता है कोलियोराइजा। ये कोलियोराइजा जो है एक हार्ड कवरिंग होती है जिसके अंदर रेडिकल और रूट कैप अच्छे से कवर्ड रहती है, इनक्लोज्ड रहती है। सो गाइज, ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है और मैं आपसे इतना कहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बिल्कुल करना, क्योंकि कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एट लास्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड कम अनदर डे विद अ फ्रेश माइंड।